हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, ब्रैकेट में है डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन 2x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। देखो, क्या ये दोनों मैच करते हैं? बिल्कुल, ये दोनों मैच करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ ऑफ डी है तो ये जो ब्रैकेट है यही एफ ऑफ डी है। एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, तो ये देखो एफ ऑफ डी ऑफ y इक्वल्स टू ये राइट साइड में ये पूरा q ऑफ x। इसका मतलब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। हमें 2 सॉल्यूशंस निकालना होता है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर एट द लास्ट दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार करना है। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या दिया है? ब्रैकेट में है डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 2x। यहां पे जो कैपिटल डी दिया है, ठीक है, ये जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी मतलब होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है। और अब कैपिटल डी माने क्या होता है? डी बाई डी एक्स होता है। और अब हमने जैसा कहा कि हमें पहला सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना काफी सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है? बस ये एफ ऑफ डी को 0 के साथ इक्वेट करना है। अगर एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 करते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। तो ये जो ब्रैकेट है ये एफ ऑफ डी है, इसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, ठीक है, हमने यहां लिखा है AE, इट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें क्या करना है? डी स्क्वायर प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अब इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। जो इसके रूट्स निकलेंगे उसके थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स निकालना काफी आसान है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है, 1 को उधर शिफ्ट करो -1। और अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मतलब आई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि आई स्क्वायर मतलब -1 होता है। तो हमने -1 की जगह आई स्क्वायर ऐसा लिख दिए। और अब हम यहां पे लिखेंगे d इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। हमने अंडर रूट ले लिया है। तो फाइनली ये हमें रूट्स मिल गए हैं प्लस माइनस आई। तो ये रूट का टाइप कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ये टाइप में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इक्वेशन बनाते समय डिफरेंट टाइप के रूट्स की जानकारी आपको होना चाहिए। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सभी टाइप के रूट्स की जानकारी आपको हो जाएंगी और उसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो ये कौन से फॉर्म में आता है? ये आता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये फॉर्म में आता है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। यहां पे अल्फा क्या है? यहां पे अल्फा 0 है, क्योंकि ये प्लस माइनस आई है, मतलब 0 प्लस माइनस आई ऐसा है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे बीटा की वैल्यू रहेंगी यहां पे 1, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1। तो अब हम इसके थ्रू इक्वेशन बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे CF इक्वल्स टू C1 cos ऑफ बीटा x, इसका मतलब x, प्लस C2 sin ऑफ बीटा x, इसका मतलब अगेन x। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लिए। इसका मतलब जो हमने कहा था कि हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसमें से ये पहला सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। ये इक्वेशन बनाते समय आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करना है। वो इक्वेशन ऐसा है, e टू द पावर अल्फा x, देन ब्रैकेट में C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर इमेजिनरी एंड डिफरेंट ऐसे रूट हो तो आपको इस तरह से इक्वेशन तैयार करना है। जो भी अल्फा का वैल्यू है वो आपको यहां लिखना है e टू द पावर अल्फा x। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या है? यहां पे अल्फा का वैल्यू 0 है।
तो e टू द पावर 0x स्टार्टिंग में आना है, लेकिन e टू द पावर 0 माने 1 होता है, इसलिए हमने वो नहीं लिखे। देन c1 cos ऑफ बीटा x, बीटा की जो भी वैल्यू है वो आपको यहां और यहां पे यूज करना है। तो हमने यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है, तो i का कोएफिशिएंट, इसका मतलब बीटा, तो वो 1 है, इसलिए हमने यहां पे c1 cos ऑफ बीटा x, इसका मतलब 1x, तो यहां पे हमने इस तरह से ये और ये फिर c2 sin ऑफ x, इस तरह से ये हमने पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf का इक्वेशन बना लिए। और अब ये पहला सॉल्यूशन तो हो गया, और अब दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सॉल्यूशन इट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इट मींस पी आई। तो चलो पी आई निकालते हैं। पी आई निकालने के लिए फार्मूला हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। तो पी आई का फार्मूला होता है, देखो ऐसा फार्मूला है 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखो ये है पी आई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहां पे एफ ऑफ डी हम पुट करेंगे 1/, देखो एफ ऑफ डी क्या है, हमने कहा था ये जो ब्रैकेट है ये एफ ऑफ डी है, डी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ डी की जगह। और अब क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये पूरा क्यू ऑफ एक्स है, दैट इज साइन एक्स इंटू साइन 2x। तो ये हम यहां पे लिखेंगे इंटू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 2x, ये है पूरा क्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये हमने पी आई के फार्मूले में पूरा डाटा पुट कर लिए, और अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हमें पी आई मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पी आई में जो 6 केसेस आते हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हमने पी आई के ऊपर, इट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। पी आई का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे ये जो क्यू ऑफ एक्स की जगह हमने साइन एक्स इंटू साइन 2x लिखा है, ये क्यू ऑफ एक्स के टोटल 6 केसेस होते हैं। तो ये कौन से केस में है, इट मींस ये कौन से टाइप में आता है, वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, हम इसको केस 2 से सॉल्व करेंगे। केस 2 में क्या होता है, चलो उसका रूल हम यहां बता देते हैं। तो रूल ऐसा है कि पी आई फाइंड आउट करते समय देखो 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो ये देखिए, ये जो हमने पी आई का फार्मूला बताया है उसमें ये क्यू ऑफ एक्स की जगह अगर साइन एक्स या कॉस एक्स अगर हो तो वो केस 2 में आता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताते हैं, साइन ax के फॉर्म में हो सकता है या cos ax के फॉर्म में हो सकता है, तो वो केस 2 में आता है। तो हम इसको, जैसा हमने कहा, हम इसको केस 2 का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां पे सिर्फ साइन ax या cos ax जो भी हो वो सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, साइन ax या cos ax एक ही बार होना चाहिए। लेकिन यहां देखो, यहां पे साइन यहां पे 2 बार है, इसका मतलब यहां पे केस 2 का ये जो कंडीशन है ये हम फिलहाल अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पे 2 बार साइन है, हमें सिर्फ एक ही बार साइन होना या एक ही बार कॉस होना। तो अब कैसे करेंगे, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहां पे इनडायरेक्टली एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हम यहां पे साइन ए साइन बी का फार्मूला यूज करेंगे। देखो ये साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फार्मूला हम यहां पे आपको लिख के देते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप फार्मूला लिख के रखो। देखो फार्मूला ऐसा रहेगा, साइन ए साइन बी का 1/2 बाहर रखना है, देन आपको ब्रैकेट में लिखना है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो ये फार्मूला है, काफी सिंपल है, ये फार्मूले का हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, साइन ए साइन बी के फॉर्म में है, तो 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो चलो हम यहां पे फार्मूला यूज करेंगे। तो 1/ यहां पे ये डी स्क्वायर प्लस 1 ये पहले एज इट इज रखो, और अब यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 बाहर हमने ले लिए, और अब cos a माइनस बी, इसका मतलब cos 1 माइनस 2। तो cos ऑफ -1 हम सीधा सीधा cos 1 ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब cos ऑफ 1x, तो हम सिंपली इसको cos x ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और फिर माइनस हमें लिखना है, देन cos a प्लस बी, तो cos ऑफ 1 प्लस 2, इसका मतलब cos ऑफ 3, तो हम लिखेंगे cos ऑफ 3x ऐसा। ठीक है, ये देखिए, ओके। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है cos ऑफ ये पहला टर्म cos ऑफ a माइनस बी, क्योंकि रूल है कि cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है। ठीक है, यहां पे माइनस हो तो सीधा सीधा cos थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने ऐसा लिखे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये 1/d स्क्वायर प्लस 1 से दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम केस 2 यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे 1/2 हम सबसे पहले बाहर ले लेंगे, और इसको ब्रैकेट में देना अब कंपलसरी है, क्योंकि ये 1/2 दोनों के बाहर है। और अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स, और फिर माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 3x। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। और अब चलो यहां पे जैसा हमने कहा, अब हम यहां पे केस 2 के रूल्स हम यहां पे अप्लाई करेंगे।
जो पहले जो दिया था वो साइन के फॉर्म में दिया था, तो हमने ये जो पी आई का फार्मूला आपको बताए थे उसमें हमने कहा था कि साइन के फॉर्म में भी हो सकता है, कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये पहले साइन के फॉर्म में था लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है और अब ये देखो यहाँ पे ये कॉस के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे साइन AX बोलो या कॉस AX बोलो, हम अब यहाँ पे केस 2 की कंडीशंस यूज करेंगे। तो क्या रूल है? तो रूल ऐसा है कि अगर साइन AX या कॉस AX हो तो ये जो एफ ऑफ डी का इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां वहां पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना होता है। चलो हमने जो कहा वो हम आपको यहां लिख के बताते हैं। क्या कहा? डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना होता है अगर साइन AX कॉस AX हो तो ये केस 2 का रूल है। लेकिन ये पुट करते समय पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर पुट करते समय डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है तो फिर आप पुट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है। ये रूल है, ठीक है। चलो जो हमने कहा वो हम यहां अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये 1/2 बाहर है तो ये हम यहां पे 1/2 बाहर ही रखते हैं, इसको बाद में हम अंदर लेके जाएंगे जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 बाहर रखे और अब यहां पे केस 2 के रूल्स अप्लाई करो। तो देखो ये cos AX के फॉर्म में है, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, a का वैल्यू 1 है। तो रूल के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, लेकिन माइनस के साथ माइनस ऑफ 1 स्क्वायर। तो ये जो एफ ऑफ डी का इक्वेशन था इसमें जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां वहां पे माइनस ऑफ 1 स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? -1 + 1, -1 + 1 मतलब क्या? 0। इसका मतलब ये पुट करते समय डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब अब हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ऐसे में क्या कहा था हमने? न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो डी स्क्वायर + 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज 2d + 0। देखो डी स्क्वायर का 2d और 1 का 0, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिए और cos x ये एज इट इज यहां पे लिखो, ठीक है। केस 2 का ये रूल हमने अप्लाई करके देखे यहां पे, तो ये पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इसलिए न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लिए। और अब यहां पे देखते हैं, यहां पे ये रूल अप्लाई करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। तो माइनस, तो यहां पे cos AX के फॉर्म में है, a का वैल्यू क्या है? 3 है। देखो x का कोएफिशिएंट 3 है, a का वैल्यू 3 है। तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 3 स्क्वायर पुट करो। माइनस ऑफ 3 स्क्वायर मतलब -9। तो यहां डी स्क्वायर की जगह -9 आएगा। -9 + 1, क्या ये 0 होगा? नहीं, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे 1/, यहां पे आएगा -9 + 1, ठीक है। और फिर cos of 3x, ये एज इट इज इस तरह से, ओके। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, जब तक डी सॉल्व नहीं होता। देखो यहाँ पे डी है, जब तक डी सॉल्व नहीं होता तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। एक बार डी सॉल्व हो गया तो फिर आप वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे 1/2 अभी भी बाहर है, तो ये देखो यहाँ पे x/2 ये एज इट इज रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d है और लेकिन ये d जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये 1/d के फॉर्म में है। तो हम इसको एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए एक और स्टेप हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखो हमने x/2 अलग लिखे और 1/d अलग लिखे और फिर ये cos x, और ये क्या हो जाएगा? -9 + 1, इसका मतलब -8, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दैट इज cos of 3x/8। हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे d अभी भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमने इसको 1/d के फॉर्म में लिखे हैं। तो 1/d मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि d माने d/dx। देखो हमने कहा था d माने डिफरेंशिएशन, तो 1/d माने इंटीग्रेशन, उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/d इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। हमें cos x को इंटीग्रेट करना है। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे और अब ये इंटीग्रेट करके ये 1/2 से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। तो ये हम लिखेंगे x/4 और यहां पे cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा into sin x, ऐसे, ठीक है। x/4 into sin x और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos of 3x/8 2 ये 16। देखो ये d यहां पे सॉल्व हो चुका है।
कॉस को इंटीग्रेट किए साइन आया, ठीक है, डी यहां से हट गया और अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। आप चाहे तो 1/4 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कॉमन लिए तो भी चलेगा। फाइनली ये हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। हमने कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये दोनों हमने निकाल लिए हैं और अब ये दोनों को ऐड करना है तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे y इक्वल्स टू CF प्लस PI, ठीक है, ये हम ऐसा लिखेंगे और यहां पे बस हमें CF और PI के इक्वेशंस लिखना है, उसको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशंस ऐड करना है। तो CF का इक्वेशन ये है, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x, ठीक है, ये CF का इक्वेशन। और PI का इक्वेशन ये हम लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे प्लस उसके आगे 1/4 इंटू x साइन ऑफ x प्लस, ठीक है, ये हमने 1/4 लिखे और x sin x अलग से लिखे और फिर 1/16 इंटू cos ऑफ 3x। तो इस तरह से ये हमने, देखो ये 1/16 हमने अलग से लिखे और cos 3x। तो ये हमने फाइनली इस तरह से जनरल सॉल्यूशन बना लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाली वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।